हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक रहेगी। इसके पहले मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी से हिस्ट्री की सारी समरी चैप्टर वाइज डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था और आज हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है दिल्ली के सुल्तान, और इसको एक अलग काल के नाम से जानते हैं जिसे हम दिल्ली सल्तनत का काल भी कहते हैं। तो दिल्ली जो है वो सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजपूत वंश की राजधानी बनी थी और 12वीं शताब्दी के मध्य तोमरों ने अजमेर के चौहानों को भी परास्त किया था। दिल्ली इस समय व्यापार का प्रमुख केंद्र थी, जहां समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, और यहाँ पर 12वीं शताब्दी में ही दहलीवाल नामक सिक्के भी ढाले जाते थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि दहलीवाल नामक सिक्के कहाँ ढाले जाते थे, तो ये दिल्ली में ढाले जाते थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, यानी कि 13वीं शताब्दी से ही मुस्लिम शासकों का जो शासन था वो दिल्ली पर हो गया, और ये शासन 1857 तक चला था। इसको भी हम दो काल में पढ़ते हैं, एक प्रारंभिक काल और एक उत्तर काल। इसमें सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो है हम पढ़ेंगे 5 वंशों को, उसके बाद मुगल आएंगे, और मुगल में भी 2 काल आते हैं, पूर्व मुगल काल और अंतिम मुगल काल। तो हम देख लेते हैं कि इनमें जो है 5 वंशों ने शासन किया था, और इनमें जो सबसे ज़्यादा शासन किया था वो तुगलक वंश ने किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तुगलक वंश ने 94 ईयर्स तक जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अब हम देख लेते हैं इसके बाद यह है दिल्ली के शासक। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे तो आरंभ में तोमर वंश की जो है राजधानी दिल्ली थी, और ये आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर 1165 ईस्वी तक थी। इसमें जो प्रमुख शासक थे वो थे अनंगपाल। अनंगपाल कब से कब तक दिल्ली के राजा थे? ये 1130 से 1145 तक दिल्ली के राजा थे। इसके बाद चौहान राजवंश ने दिल्ली पर राज किया, और इसमें प्रमुख राजा जो हैं ये पृथ्वीराज चौहान थे, जिनका शासनकाल 1175 से 1192 है। इसके बाद इसमें जो है गुलाम वंश का शासक आया, और जो गुलाम वंश का सबसे पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये एक तुर्क था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो 1206 से 1210 ईस्वी तक ही रहा है, जबकि गुलाम वंश का शासन जो है वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कुतुबी जनजाति का एक तुर्क था। इसके अलावा जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी मृत्यु जो है पोलो का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ये भी आपने याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत भी की थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश का शासन आया, जिसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, और इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और इसने जो कुतुब मीनार थी उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। इसके अलावा जो है ये शमसी वंश का था और इल्बरी जनजाति का तुर्क था, और इसे ही हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, जबकि दिल्ली का संस्थापक जो है वो अनंतपाल तोमर थे। अनंगपाल तोमर मैंने आपको बता दिया है, तोमर वंश के प्रसिद्ध शासक थे। और जो है ये जो इल्तुतमिश था इसने तुर्कान ए चहलगानी या गुलाम चालीसा नाम का एक 40 सरदारों का जो है एक कह देते हैं ग्रुप भी बनाया था। इसकी संतान जो है इसका पुत्र था वो योग्य नहीं था, तो इसके बाद इसकी पुत्री जो है वो रजिया सुल्तान शासिका बनी, और ये शासिका बनने वाली एकमात्र मुस्लिम शासिका है जिसने 1236 से 1240 तक शासन किया था। इसके बाद जो शासक बना वो बना था महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन बलबन, और गयासुद्दीन बलबन ने जो है ये 1266 से लेकर 1287 तक राज किया था।
और गयासुद्दीन जो बलबन था इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जैसे कि इसने सिजदा, जो एक प्रथा थी सिजदा और पाबोस, इसकी शुरुआत की थी। सिजदा और पाबोस का मतलब है कि जो भी शासक बनता था और जो भी उसके जो प्रजा होती थी वो उसके सामने सिर झुका के बैठती थी और उसके पांवों को चूमती थी। इसके अलावा इसने जो है इल्तुतमिश ने जो संगठन बनाया था तुर्कान चहलगानी, या जिसे हम गुलाम चालीसा कहते हैं, वो भी इसने खत्म कर दिया था। और इसने जो है ये भी जो है इल्बरी जाति का ही तुर्क था और ये भी गुलाम ही था क्योंकि इसको भी खरीदा ही गया था। नेक्स्ट जो हमारा वंश आता है इसमें वो आता है खिलजी वंश। और खिलजी वंश जो है ये 1290 से 1320 तक चला और खिलजी वंश में दो महत्वपूर्ण शासक थे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद जो है हमारा तुगलक वंश, और तुगलक वंश ने जो है सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसने कुल 94 ईयर्स तक जो है शासन किया था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1324 और गयासुद्दीन तुगलक जो है यही तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके बाद मोहम्मद तुगलक आया जिसने 1324 से 1351 ईस्वी तक शासन किया और फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया जिसने 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके बाद जो हमारा चौथा वंश आता है वो आता है सैयद वंश, और सैयद वंश में जो है 2 से 3 ही शासक जो है हुए हैं और इसका महत्वपूर्ण शासक जो है वो खिज्र खां था जो कि इसका संस्थापक भी था और इसने 1414 से लेकर 1421 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक जो आता है वो आता है लोधी वंश का, और लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक बहलोल लोधी था। इसके अलावा इसमें एक सिकंदर लोधी भी था जिसने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शासिकाओं की। तो कुछ महत्वपूर्ण शासिकाओं में सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया रजिया सुल्तान के बारे में, और रजिया जो है ये एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। हालांकि ये केवल 4 वर्ष तक ही शासन कर सकी क्योंकि जो इसके दरबारी थे वो इसको पसंद नहीं करते थे और ये चूंकि एक लेडी थी इसलिए भी इसकी जो है हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण महिला शासिका हैं जैसे कि रानी रुद्रम्मा देवी, ये जो है काकतीय वंश की थी और इन्होंने पुरुषों जैसा अपना नाम अभिलेखों पर लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। ये जो है शासिका 1262 से लेकर 1289 तक थी। इसके बाद कश्मीर की रानी दिद्दा, जो कश्मीर की रानी दिद्दा थी ये 980 से 1003 ईस्वी के बीच थी और उनका नाम जो है दीदी से निकला था। उनकी प्रजा ने यह नाम उनको स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, ऐसा कुछ हम आइडिया लगाते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आता है गैरीसन शहर के बारे में। फ्रेंड्स ये पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गैरीसन शहरों के बारे में पूछा जाता है। जो गैरीसन शहर थे ये ऐसे किलेबंद बसाव या फिर एक तरह से गांव जैसे थे जो कि सैनिकों के लिए बनाए जाते थे और इसका जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन बलबन था। इनका विस्तार जो है वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के काल में भी हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है कि गैरीसन शहर बसाने की शुरुआत किसने की थी, तो ये गयासुद्दीन बलबन ने की थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सल्तनत का विकास, कि सल्तनत का विकास कैसे कैसे हुआ। अगर हम सल्तनत के आंतरिक विकास की बात करें यानी कि सल्तनत की जो प्रजा थी वो कैसे रह रही थी, तो जो यहाँ की प्रजा थी उन्होंने गंगा यमुना के दोआब के जंगलों को साफ कर वहाँ पर जो शिकारी या जो जनजाति रहती थी उनको उनके पर्यावास से खदेड़ कर वहाँ की जमीन किसानों को दे दी और खेती को प्रोत्साहित किया था। ये तो उनका जो है वो आंतरिक विकास था कि वो आंतरिक रूप से कैसे विकसित हुई, और उनकी जो बाह्य विकास था यानी कि उनका जो शासन का दायरा था जैसे कि उनका राज्य क्षेत्र वो कैसे बढ़ा। तो उनका जो राज्य क्षेत्र था ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके अभियान शुरू किया गया और मोहम्मद तुगलक के समय ये अपने चरम सीमा पर था।
हालांकि प्रारंभ में इनकी सेना जो है वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी सेना जो है वो मजबूत होती गई और दिल्ली सल्तनत का जो राज्य क्षेत्र था वो बढ़ता चला गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाया गया पहला शहर दिल्ली एक कुना यानी कि पुरानी दिल्ली था, जिसमें कि जामा मस्जिद, जिसे हम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी कहते हैं, और इस मस्जिद का विस्तार जो है वो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये कुतुब मीनार के बारे में है। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। कुतुब मीनार के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि कुतुब मीनार की जो नींव थी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रख दी थी। इसने जो है कुतुब मीनार की 1 और 2 यानी कि फर्स्ट फ्लोर जो कि हम और ग्राउंड फ्लोर, ये 2 जो है बिल्डिंग्स बनवाई थी। इसके बाद सेकंड और से लेकर 4th फ्लोर तक इल्तुतमिश ने बनवाया, और जो इसका 5th फ्लोर था यानी कि 5वीं जो बिल्डिंग थी ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे मस्जिद के बारे में। तो मस्जिद एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर मुसलमान अपना सजदा करते हैं, और जामा मस्जिद में शुक्रवार को इमाम, जो कि सबसे बड़े सम्मान्य और विद्वान नेता होते हैं मुस्लिम समाज में, ये नमाज के दौरान खुतबा, जिसे कि हम धर्म उपदेश भी कहते हैं, वो भी देते थे। और मक्का की दिशा को भारत में जो है वो किबला कहा जाता है, और ये भारत के पश्चिम में पड़ता है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे भारत है और मक्का जो है ये सऊदी अरब क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि ये भारत के जो है पश्चिम क्षेत्र में ऐसे यहाँ पे पड़ेगा अरब सागर को पार करते हुए। तो फिर इसको आपने याद रखना है कि किबला क्या है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो ये मक्का की दिशा है भारत के परिप्रेक्ष्य में, या फिर इसको आप ऐसे ही भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मोहम्मद तुगलक की राजधानी दिल्ली का नया शहर जहांपना नगर भी जो जहांपना नगर है ये मोहम्मद तुगलक की नई राजधानी बनी, और जो जहांपना नगर है इसका अर्थ होता है विश्व की शरण स्थली। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जिसमें बेगमपुरी मस्जिद मुख्य मस्जिद के तौर पर बनवाई गई थी। तो बेगमपुरी मस्जिद कहाँ पर है? ये जहांपना नगर में है। मोट की मस्जिद जो है ये सिकंदर लोदी के मंत्री द्वारा बनवाई गई थी, और जमाली कमाली की मस्जिद जो है ये 1520 में बनवाई गई। ये कहाँ थी? ये भी दिल्ली में ही है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जमाली कमाली की मस्जिद कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है और ये 1520 में बनवाई गई थी। अब हम बात करेंगे कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन जो है वो कैसे चलता था। तो सुल्तान जो है वो अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त करते थे, और ये जो गुलाम होते थे ये बहुत ही विश्वसनीय होते थे। ये अपने सुल्तानों के प्रति बहुत वफादार रहते थे। हालांकि ये उनकी फैमिली के प्रति उतने वफादार नहीं होते थे, लेकिन सुल्तान के प्रति ये बहुत वफादार रहते थे। और इन गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के पद के लिए खरीदा जाता था, और इन्हें उच्च पदों के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता था। और सुल्तानों को जो है वो गुलामों को अपने बेटों से भी बढ़कर मानने की सलाह जो है दी जाती थी। तभी तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम था, और जो इल्तुतमिश था वो भी गुलाम था। इल्तुतमिश को हम क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि खिलजी और तुगलक शासकों के बंदगा जो है वो शासकों के प्रति तो वफादार थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के नहीं। ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ। खिलजी और तुगलक वंश में प्रांतों को जो है वो इक्ता कहा जाता था, और इनके सूबेदार जो है इक्ता या मुफ्ती कहलाते थे। और मुफ्ती का जो फर्ज था वो सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना तथा अपने इक्ता में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो ये पूछा जा सकता है कि इन वंशों में प्रांतों को क्या कहा जाता था। और इख्तेदारों का स्थानांतरण भी किया जाता था, जैसे कि आजकल गवर्नरों का किया जाता है कि इधर से इधर, इस स्टेट का गवर्नर कभी उसका और कभी उसका बना दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है वो 3 प्रकार के प्रमुख कर होते थे, जैसे खराज मवेशियों पर, घरों पर। और खराज जो है ये कृषि पर लगने वाला कर था, जो कि कुल उपज का 1/2 अर्थात 50% होता था। जो दक्षिण भारत के राज्य ये मुस्लिम शासक जो है वो जो जीत लेते थे वे विजय होने के तुरंत बाद ही स्वतंत्र हो जाते थे, क्योंकि इतनी दूर का प्रशासन रखना संभव नहीं हो पाता था।
और 14वीं शताब्दी में अफ्रीकी देश मोरक्को से यात्री इब्न बतूता भी भारत आए थे। तो इब्न बतूता के बारे में पूछा जाता है कि ये कब आए थे और कहाँ से थे। ये मोरक्को के यात्री थे। 1219 में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओशियाना, जिसे कि हम आधुनिक उज्बेकिस्तान भी कहते हैं, वहां पर हमला किया और वहां का क्षेत्र जो है जीत लिया था। चंगेज खान ने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक पर भी हमला बोला था। अब हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये एक दिल्ली का शासक था और इसके शासनकाल में दिल्ली पर 2 बार हमले हुए थे। एक हमला 1299 से 1300 के बीच और 1302 से 1303 के बीच जो है हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सिरी नामक नया गैरीसन शहर बनवाया। गैरीसन शहर क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिरी नामक शहर किसने बसाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। इसके शासनकाल में सैनिकों के भोजन की कमी हो गई थी, जिसकी पूर्ति के लिए इसने कृषि पर जो है वो 50% कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता के स्थान पर नगद देना तय किया और वस्तुओं की कीमत को नियंत्रण करने की प्रणाली भी जो है उसने विकसित की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने विकसित की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली विकसित की थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो देखेंगे मोहम्मद तुगलक के बारे में। और तुगलक जो है इसको पागल राजा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कोई हंसने की बात नहीं होगी, कुछ लोगों को ये ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। इसके शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल परास्त हुए और इसने जो है ट्रांस ओशियाना पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई। देखिए फ्रेंड्स, ये एक अच्छा पढ़ा लिखा राजा था, लेकिन ये जो भी अच्छे कार्य करना चाहता था वो सब जो है वो इसके ऊपर उल्टे पड़ जाते थे और जो कार्य था वो अच्छा ना होकर और ज़्यादा बुरा हो जाता था। इसी के कारण इसको ऐसा कहा जाता है। इवन इसकी मृत्यु पर भी ऐसा कहा जाता था कि राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये कुछ इस तरह की बातें इसके विषय में कहा जाता है। इसने नया गैरीसन शहर बनवाने के लिए पुराने शहर दिल्ली एक कुहना को खाली करवाया और वहाँ के निवासियों को दक्षिण में नई बनी राजधानी दौलताबाद में भेज दिया। तो इसने जो है अपनी नई राजधानी दौलताबाद बनाई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सिरी नामक शहर किसने बसाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अपनी राजधानी दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? ये मोहम्मद तुगलक ने की थी। और इसके समय जो है वो अकाल भी पड़ा था और इसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली भी विकसित की। इसके अलावा इसने चांदी सोने के सिक्कों को बचाने के लिए इसने और कीमत नियंत्रण हेतु इसने कागजी मुद्रा जैसे टोकन, सांकेतिक मुद्रा, धातु के सिक्के चलाए। और जैसे सिक्के इसने चलाए ऐसे सिक्के लोगों ने अपने ही घरों में ढाल लिए, जिसके कारण जाली सिक्कों का एक जाल जो है इसके राज्य में फैल गया और फिर इसे अपने वो सिक्के जो टोकन के तौर पर इसने मुद्रा चलाई थी उसको वापस लेना पड़ा और इसका खजाना फिर वापस से खाली हो गया था, क्योंकि नए सिक्के ढलवाने के लिए भी इसे बहुत सारा खर्च जो है वो करना पड़ा था। इसके प्रशासनिक कार्य भी असफल रहे और इसको टोकन मुद्रा जो है वो वापस लेनी पड़ी थी। इसका कश्मीर आक्रमण भी असफल रहा और इसी कारण से इसे तुरान पर आक्रमण करने का इरादा भी जो है वो त्यागना पड़ा था। इसके बाद हम देखेंगे कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो 1526 तक तो दिल्ली और आगरा पर लोधी वंश का शासन रहा, लेकिन तब तक जो है आसपास के जो इलाके थे वो दिल्ली सल्तनत से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बन चुके थे, जैसे कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत के शासक जो है ये दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए थे और इनमें जो है अफगान और राजपूत भी शामिल थे। अब शेरशाह सूरी ने हमने इसके बाद शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। हालांकि इसके पहले मुगल राज्यों की शुरुआत जो है भारत में होगी, फिर मुगल शासकों के आने के बाद बाबर आएंगे सबसे पहले, जिन्होंने भारत में मुगल वंश की नींव रखी।
फिर हुमायूं आएंगे और हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत पर करेंगे और फिर से जो है हुमायूं इनके उत्तराधिकारी को हराकर दिल्ली सल्तनत वापस से अपने कब्जे में कर लेगा। उसके बाद अकबर का शासनकाल आएगा। तो हम शेरशाह सूरी के बारे में बात कर रहे हैं। शेरशाह सूरी ने बिहार में एक प्रबंधक के रूप में कार्य करना शुरू किया और मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और 15 वर्षों तक इन्होंने दिल्ली पर अधिकार करके सूरवंश स्थापित किया। तो शेरशाह सूरी का शासनकाल जो है ये 1540 से 1555 ईस्वी रहा और इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म जो है ये 1542 में हुआ था। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि अकबर का जो जन्म हुआ था वो बहुत विकट परिस्थितियों में हुआ था। ये इनका जन्म जो है हुमायूं के एक फ्रेंड थे अमरकोट के राजा वीरसाल, उनके महल में हुआ था। और जो शेरशाह सूरी था इसने अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर शासन व्यवस्था को चुस्त किया और इसके बाद इसी की पद्धति को जो है वो अकबर ने भी अपनाया था। फ्रेंड्स, जो आज आप ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको आप सुनते हैं, जिसको बाद में अंग्रेजों ने पक्का करवाया, ये भी शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने चांदी का नया सिक्का, जिसे हम रुपया कहते थे, वो भी चलाया था। कहा जाता है कि रुपया किसने चलाया था, तो ये शेरशाह सूरी ने चलाया था। और इसी टाइम पीरियड के दौरान अन्य जगहों पर क्या हो रहा था ये भी हम अब डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर की समरी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो है वो 3 श्रेणियों का विचार, यानी कि समाज जो है, जो पाश्चात्य समाज था यूरोप का, वो 3 भागों में बटा हुआ था। और ये विचार जो 3 श्रेणियों में धीरे धीरे समाज बट रहा था, ये 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ कि इसमें समाज जो है वो 3 भागों में बट गया। एक समाज वो था जो कि ईश्वरीय शक्ति की अवधारणा देता था, जिसे हम प्रार्थना समाज, प्रार्थना करने वाला वर्ग कहते हैं, जिसमें प्राइस्ट वगैरह आते थे, जिसमें चर्च के पॉप, प्राइस्ट, ये सब आते थे। कैथोलिक चर्च, अलग अलग तरह के चर्च थे। और दूसरा जो है वो युद्ध करने वाला चर्च वर्ग था, जिन्हें कि नाइट्स कहा जाता था। अरेबियन नाइट्स आपने स्टोरी भी सुनी होगी। इसके अलावा नाइट्स की बहुत सारी पोएट्री 12th क्लास में आती भी है, तो ये भी एक वर्ग था। तीसरा जो वर्ग था ये खेती करने वाला वर्ग था। और थर्ड जो वर्ग था ये बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति खराब थी। इवन कि जो ये लोग थे ये संख्या में ज़्यादा थे और इनके पास जो है खाने के लिए सबसे कम सामान होता था। इसमें जो सबसे ज़्यादा धनी वर्ग था वो था प्राइस्ट्स का, जबकि समय के साथ जो है वो जो महत्व मिला वो मिला युद्ध करने वाले जो ये नाइट्स का वर्ग था इनको। इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था, यानी कि ये किस धर्म से संबंधित वर्गीकरण हुआ, ये ईसाई धर्म से संबंधित वर्गीकरण हुआ था। नेक्स्ट जो है योद्धाओं नाइट्स को मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में भेजने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि मुस्लिमों का जो है वो यरूशलेम शहर पर कब्जा था। आज भी फ्रेंड्स इस यरूशलेम शहर पर जो है वो मतलब ये डिस्प्यूटेड जगह एक तरह से बनी हुई है, क्योंकि इस पर जो है अब ईसाई धर्म का कब्जा है। और यरूशलेम शहर जो है ये अब इजराइल की राजधानी मानी जाती है, जबकि भारत जो है वो इजराइल की राजधानी अभी भी तेल अवीव को मानता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे शहरों ने यरूशलेम को इजराइल के शहर के रूप में मान्यता दे रखी है और ये जो है ज्यूज का शहर है। इस यरूशलेम को प्राप्त करने के लिए ईसाइयों के प्रयत्नों की जो श्रृंखला है उनको क्रूसेड कहा गया, यानी कि उनको क्या कहा गया, क्रूसेड। और क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। 12वीं शताब्दी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहते थे, क्योंकि जो योद्धाएं हैं उस टाइम पे उनकी जो लाइफ थी उसको इतना हाईलाइट किया गया। ये आप 9th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि कैसे नाइट्स की लाइफ को जो है वो हाईलाइटेड किया गया। जैसे कि आज भी हम लोग अपनी आर्मी को बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारा स्नेह हमारा अपने आर्मी मैन्स के प्रति होता है, तो वैसे ही इस टाइम पे जो है वो आर्मी को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट किया गया। और जो अलग अलग जाति के लोग थे वो खुद को नाइट्स कहलाना चाहते थे, वो सेना में भर्ती होकर नाइट्स कहलाना खुद को पसंद करते थे।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये आज के चैप्टर की समरी खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आप सभी को पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।